नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली जो है वो आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब कल हमने जो वीडियो डिस्कस की थी ना, तो वहाँ पर आपके क्या कमेंट्स थे तो एक दो ही कमेंट्स की बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस थोड़े से टफ होने चाहिए। देखिए क्वेश्चंस आसान थे तो ये किसने कहा कि यही क्वेश्चंस अगले साल फिर से रिपीट करके पूछे जाएंगे। अगर हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए तो बड़े कम चांसेस हैं कि 15 में से एक या दो क्वेश्चन रिपीट करके पूछ ले जाए, परंतु जो हमने क्वेश्चन के बीच से डिटेल में डिस्कस किया था ना, वो एग्जाम में पूछा जाएगा और वो आपको नोट डाउन करना है, वो आपको ध्यान रखनी है चीज़ें, वहाँ से आपको अपने नोट्स जो हैं वो अपडेट करने हैं। जब आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना कुछ जो था वो सीखने को मिला। चलिए जी 133 क्वेश्चन नंबर से अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हेन वाज इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्टार्टेड। तो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। अब देखिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था। ये पुरस्कार जो था वो स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन है 1987 जो है वो सही आंसर। 1987 में जो है ये अवार्ड जो था वो स्टार्ट हुआ था। यहाँ से पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये एनवायरनमेंट की फील्ड में दिया जाता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। कौन थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री जो है और रह चुकी हैं। जब हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था, तो इनके द्वारा ही जो था वो रिज मैदान से घोषणा की गई थी। कब जो था ये प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार, 1966 में जो था ये प्रधानमंत्री बनी थी। कब तक जो था वो रही थी, तो 1977 तक जो था ये रही थी। ये आपने ध्यान रखना है। ये तो कंटिन्यू रही 1977 तक। उससे बाद जो था वो मोरारजी देसाई की सरकार आई। तो पूछा जाता है कि पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार जो था वो कब बनी थी और उसके लीडर कौन थे। तो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो पहली बार बने थे ना, वो मोरारजी देसाई बने थे। 1977 में ये बने थे। 1979 तक जो था ये रहे थे। इंदिरा गांधी फिर से उसके बाद चुनी जाती हैं 1980 में और 1984 तक जो है वो रहती हैं। उसके बाद 1984 में इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। इनकी गोली मारकर जो है वो हत्या जो है वो कर दी जाती है। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अब आप क्या यहाँ से और अवार्ड्स के बारे में ध्यान रख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है अभी गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। ये अभी दिया गया है 2023 में ही, जून के महीने में शायद दिया गया था और 2023 में दिया गया है, परंतु ये अवार्ड है 2021 का। गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 जो है वो दिया गया है। गीता प्रेस को दिया गया है। ये भी आपको याद होगा, गीता प्रेस को दिया गया है। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेगा कि गांधी पीस प्राइज एस्टेबलाइज कब किया गया था। तो गांधी पीस प्राइज जो था वो 1995 में एस्टेबलाइज किया गया था। ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बोलते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनका ओरिजिनल नाम जो था वो क्या था। ओरिजिनल नाम इनका आपने ध्यान रखना है कि इनका ओरिजिनल नाम जो था वो मूल शंकर जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। दयानंद जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखे गए हैं कि दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूछ लिए गए हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बन गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था। इनके द्वारा जो था वो एक समाज की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या था, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अच्छा, कौन से ईयर में की गई थी। 1875 में इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1875 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई और 1877 में इसका मुख्यालय जो था वो लाहौर में बनाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इनके द्वारा जो था वो एक नारा भी दिया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, क्या था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा जो था वो इनके द्वारा दिया गया था। तो मूल शंकर जी के बारे में आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर हम बात करें ना, स्वामी विवेकानंद जो थे इनका नाम क्या था, इनका नाम था नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त इनका नाम था और इनके द्वारा जो था वो क्या किया गया था, 1893 की बात है, यूएसए के शिकागो में जो था वो पहली जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो वर्ल्ड रिलीजन समिट हुई थी ना, वहाँ पर इन्होंने संबोधित किया था जाकर और इतनी इंप्रेसिव स्पीच दी थी ना कि लोग जो फॉरेनर थे ना वो भी जो था वो खड़े होकर तालियां बजाने लगे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव स्पीच थी। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ विच स्टेट।
टैट में ही शायद ये क्वेश्चन एक आधी बार रिपीट हो चुका है कि बोलते हैं वोट फ्रॉम होम, ये जो है वो किसके द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है, कौन से स्टेट के द्वारा किया गया कि घर से जो है वो वोट कर सकते हैं। तो पहली बार ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ये केरला में जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130, सॉरी केरला में नहीं, कर्नाटका में। 135 का ऑप्शन भी कर्नाटका जो है वो सही आंसर है। अब कर्नाटका में जब इलेक्शन हुए थे ना तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कर्नाटका के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, कर्नाटका में आप के बारे में आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितनी असेंबली की सीट्स हैं, कितनी टोटल यहाँ पर सीट्स हैं, 224 यहाँ पर सीट्स हैं। उस टाइम कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे तब ये चर्चा में आया था। अभी 5 स्टेट्स में जो है वो इलेक्शंस हैं और वहाँ की सीट्स आपने ध्यान रखनी है। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएगा। देखो ये 5 स्टेट्स में एक राजस्थान जो है वो आता है, राजस्थान के अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो आता है, मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना जो है वो आता है, तेलंगाना के अलावा जो है छत्तीसगढ़ आता है और छत्तीसगढ़ के अलावा जो है मिज़ोरम जो है वो आता है। ठीक है, ये 5 स्टेट्स जो हैं वो आते हैं। अब ये 5 स्टेट्स यहाँ पर आते हैं, कितनी सीट्स यहाँ पर हैं। इन पाँचों के 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, नवंबर के महीने में इलेक्शन होंगे। राजस्थान में जो है 200 सीट्स जो हैं वो विधानसभा की आती हैं, इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। मध्य प्रदेश में जो है वो 230 सीट्स जो हैं वो आएंगी, यहाँ पर इलेक्शन होंगे। और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर 119 सीट्स जो हैं वो हैं, इन सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 90 सीट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो इलेक्शन होंगे। और अगला है हमारे पास मिज़ोरम में 40 सीट्स जो हैं वो आती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर जो है वो कितनी सीट्स हैं और कहाँ पर इलेक्शन होंगे, कौन कौन से स्टेट्स में होंगे, कितने स्टेट्स में होंगे, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कन्फ्यूज़न ही तो है जो क्वेश्चंस को गलत करता है, तो आपका कन्फ्यूज़न अब नहीं रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। इतना ही हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। अगर कोई बीच में नया इनिशिएटिव यहाँ पर चलाया जाएगा ना तो उसको हम उस टाइम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट टू बी हेल्ड इन इंडिया। G20 की समिट इंडिया में हुई थी और हुई अभी, मतलब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो G20 की समिट जो था इसकी प्रेसिडेंसी, इसकी जो था वो बोलते हैं कि थीम क्या रखी गई थी। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसकी थीम रखी गई थी वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई थी। और आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि G20 में इंडिया में प्रेसिडेंटशिप हुई, अफ्रीकन यूनियन को जो है वो एक जोड़ा गया है। अदरवाइज G20 में कितनी कंट्रीज थी ये भी आपको पता होना चाहिए, और अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया है तो वो क्या बात है। G20 में ना 19 कंट्रीज आती हैं, 19 कंट्रीज़ के अलावा यहाँ पर यूरोपियन यूनियन आती है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा अब यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन भी जो है वो जोड़ दी गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर कंट्रीज़ जो है वो आती हैं। यूरोपियन यूनियन यहाँ पर आती है, अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर आती है। कंट्रीज़ जो सोवरेन कंट्रीज़ हैं वो 19 कंट्रीज़ यहाँ पर एग्जैक्टली आती हैं। तो ये सारा डाटा आपने यहाँ पर नोट करना है कि किस किस तरह से क्या बात है। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं शिमला गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए कब खोला गया था। शिमला में है गेयटी थिएटर स्थित और ये आम लोगों के लिए कब खोला गया था। ये खोला गया था 13 मई 1887 में। 1887 आपको ईजिली ध्यान रह जाएगा कि 1887 में जो था ये खोला गया था। उसके अलावा 1887 के बाद 1888 में क्या हुआ था, 1888 में डुरंड फुटबॉल कप जो था वो स्टार्ट हुआ था और ये शिमला के अनाडेल मैदान से जो था वो स्टार्ट हुआ था। गेयटी थिएटर में पहला प्ले कौन सा हुआ था, तो यहाँ पर टाइम विल टेल करके एक प्ले है, ये जो था वो यहाँ पर परफॉर्म किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। चलते चलते मैं आपको शिमला की 1-2 बिल्डिंग जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ, जैसे कि आपको एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। शिमला में देखिए एक तो अलर्जाइल बिल्डिंग है जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटेरिएट हिमाचल प्रदेश का स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि ये बिल्डिंग जो था वो कब कंस्ट्रक्ट की गई थी। अलर्जाइल बिल्डिंग 1886 में जो था वो कंस्ट्रक्ट की गई थी। 1886 में अलर्जाइल बिल्डिंग हुई। 1887 में जो था वो गेयटी थिएटर आम लोगों के लिए खोला गया। 1888 में क्या हुआ, यहाँ पर डुरंड कप जो है वो स्टार्ट हो जाता है अनाडेल मैदान से। तो ये 3 सिनेरियो आपने इस तरह से जोड़ने हैं और इन तीनों सिनेरियो के बीच में ना एक चीज़ होती है जो वाइस रेगल लॉज है ना, जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। 1884 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और 1888 में ये बनकर तैयार हो गया था इन वाइस रेगल लॉज, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये किसके कार्यकाल के दौरान हुआ, ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 1884 से 1888 के बीच में जो भी बनाया गया था, तो लॉर्ड डफरिन भी आपने ध्यान रखने हैं। इनका कार्यकाल बताया मैंने आपको कि कार्यकाल था इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज एक्सप्रेस्ड बाय होम
अमंग द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि बिलासपुर का नलवाड़ी जो है वो इसका आइडिया जो था वो किसके द्वारा जो था वो एक्सप्रेस किया गया था, किस तरह से एक मेला जो है वो होना चाहिए कुछ भी करके। तो इस तरह से ये आइडिया जो था वो एक्सप्रेस किसके द्वारा किया गया था, ये एक्सप्रेस किया गया था आइडिया डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिलासपुर का नलवाड़ी मेला जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। बिलासपुर के नलवाड़ी मेले की अगर हम बात करें ना कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1889 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। 1889 में जो अमरचंद राजा हुआ करते थे वो उस टाइम हुआ करते थे, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि कौन से महीने में जो है ये होता है, तो ये मार्च के महीने में जो है वो होता है। मार्च का मंथ बहुत ज़रूरी है इस मेले के लिए। और आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर में और कौन कौन से मेले होते हैं। माता नैना देवी का मेला जो है वो होता है, जैसे नवरात्रे आजकल चले हुए हैं तो आजकल माता नैना देवी का जो है वो मेला यहाँ पर होता है। और आज तीसरे नंबर का नवरात्रा है, तो चंद्रघंटा माता का जो है वो आज दिन होता है। तो तीसरे नवरात्रे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए जी, नैना देवी मंदिर जो है वो यहाँ पर अगस्त के महीने में ही मान के चलिए, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, इसी दौरान जो है, वैसे तो अगस्त महीना आमतौर पर किताबों में लिखा गया है, परंतु मेले कब होते हैं मंदिरों में, जब वहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं। और आजकल जैसे कि नवरात्रे हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा लोग जो हैं वो आएंगे। नैना देवी मेले के बारे में वैसे लिखा गया है कि अगस्त के महीने में जो है वो यहाँ पर मेला होता है। ठीक है, मारकंडा मेला भी एक होता है, मारकंडा मेला भी जो है वो बिलासपुर में ही होता है, ये भी आपने नोट करना है। और हम इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड फेयर्स जान लेते हैं, जैसे कि अभी कुल्लू का दशहरा जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। कुल्लू का दशहरा जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। 1653 में दामोदर दास के द्वारा जो था वो मूर्ति लाई गई थी अयोध्या से भगवान राम की, वो स्थापित की गई थी। उसके बाद दशहरा जो है वो मनाया जाता है। 7 दिनों तक जो है ये चलता है ना। विजयदशमी स्टार्ट होता है विजयदशमी को और कंटिन्यू रहता है 7 दिनों तक। इंटरनेशनल लेवल का ये है। मिंजर मेले की बात करें तो वो चंबा में होता है। सावन महीने में ये लगता है मेला, सावन महीने के दूसरे संडे को जो है वो लगता है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, इस तरह से याद रखें, कभी नहीं भूलेगा। राजा साहिल वर्मन उस टाइम राजा हुआ करते थे जब इनके द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया था। लवी का मेला भी है, लवी का मेला जो है वो शिमला में लगता है और लगभग ये 300 साल पुराना मेला है। इंटरनेशनल मेला है, ट्रेडिंग यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो होती है। अभी ये मेला भी लगेगा अक्टूबर नवंबर के महीने में ही जो है ये मेला भी जो है वो लगता है, तो ये आपने नोट करना है। 139 में क्या बोलते हैं, 139 में बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो कमीशन है, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स, जो महिलाओं के लिए कमीशन बनाया गया था, वो कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1993 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो गया। ठीक है जी, इतना आपने ध्यान रख लिया। पॉलिटी के साथ इसको जोड़ें तो बेटर होगा, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था वो कब बनाया गया था। 1992 में, 1992 में जो था वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो था वो बनाया गया था, जिसको आप राष्ट्रीय महिला आयोग भी कह सकते हैं। 1992 में बनाया गया था। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है और कौन से कमीशन के तहत ये बनाया गया था, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट था इसका 1990 का, इसके तहत बनाया गया था। ये भी आपने स्पेसिफिक रूप से 1992 करके जो है वो ध्यान रखना है। और कौन सी बॉडी है ये, तो ये एक तरह से स्टैच्यूरी बॉडी में जो है वो आता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोलते हैं हाउ मच काउ सेस इज लेविड ऑन स्टेट सेल ऑफ लिक्कर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो लिक्कर की सेल होती है ना, जो शराब की बिक्री होती है, उसके ऊपर जो है काउ सेस लिया जाता है। ठीक है, गाय उपकर जो है वो लिया जाता है। अब ये पूछते हैं कि कितना गाय उपकर जो है वो लिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो क्लैश कर जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने ध्यान रखना है कि 10 रुपये प्रति बोतल जो है वो लिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ लिक्कर, जो शराब की सेल होती है, 10 रुपये पर बोतल जो है वो उसके ऊपर लिया जाता है, ये नोट करें। और हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो जो है वो प्लास्टिक परचेज़ करेगी। जो प्लास्टिक परचेज़ की जाएगी वो रैग पिकर से की जाएगी, जो कूड़ा उठाते हैं उन लोगों से परचेज़ की जाएगी। और किस रेट पर जो है वो परचेज़ की जाएगी, 75 रुपये पर केजी पर जो है वो क्या की जाएगी, 75 रुपये पर केजी पर जो है वो इनसे खरीदी जाएगी एक तरह से, ये आप कहिए। तो ये भी आपने नोट करना है। 75 हो गया। 10 रुपये बोतल पर जो है वो सेस लगता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। और
2 क्वेश्चन हो गए, करंट ही क्वेश्चन है। बाकी तो आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ग्रीन स्टेट बना देंगे 2026 तक। आपको जो है सब्सिडी दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आपको खरीदने हैं, इलेक्ट्रिकल टैक्सी खरीदनी है तब आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें तब भी सब्सिडी दे देंगे, 50% सब्सिडी देने की बात कही गई है। 141 में बोलते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी तरह की रिट्स जो हैं वो जारी की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो 5 तरह की रिट्स जो हैं वो जारी की जाती हैं। अब ये 5 तरह की रिट्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस आर्टिकल के तहत जो है वो आती हैं। आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 32 बात करता है रिट्स की, और 5 तरह की ये रिट्स होती हैं। अभी 5 तरह की कौन कौन सी रिट्स होती हैं। एक होती है हैबस कॉर्पस, वो आपने ध्यान रखनी है। एक मैंडामस करके होती है, वो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आपने ध्यान रखनी है क्यूओ वरांटो करके नाम होता है, वो आपने ध्यान रखनी है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आती है प्रोहिबिशन, ये आपने ध्यान रखनी है। और जो लास्ट है वो आती है सेरिटोरियरी, वो आपने ध्यान रखनी है CERTIORARI, ये आपने ध्यान रखनी है कि 5 रिट्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करेंगे जब रिट्स इशू करनी होगी। हाई कोर्ट भी रिट्स जो है वो इशू कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। 226 जो है वो हाई कोर्ट के तहत जो है वो आता है, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये आर्टिकल आपने ध्यान रखने। आर्टिकल 32 के बारे में किसी ने ये बात भी कही थी कि आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। इसका जो है वो दिल और इसकी आत्मा है, मतलब एक तरह से कह लीजिए हार्ट एंड सोल इसको कहा था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? आर्टिकल नंबर 32 को ये कहा गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। BR अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो था ये कहा था, ये आपने ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 32 वैसे बात किसकी करता है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की जो है ये बात करता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेता है कि किसने जो था ये कहा था, तो BR अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेता है कि हार्ट एंड सोल किसको कहा था, तो ये कहा था आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। बाकी तो ना पेपर या जितना मर्जी आसान हो ना, वहाँ पर बैठकर ही पता चलता है कि पेपर कितना आसान था और क्वेश्चन कितने ठीक हुए, ठीक है। तो ये भी फैक्ट होता है कि जब पेपर में होते हैं तो उस टाइम का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है, और वो प्रेशर तभी दूर होगा जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। और 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। गवर्नर इनमें से जो है वो किसको अपॉइंट नहीं करता। हिमाचल के एडवोकेट जनरल देखे थे हमने जब बनाए गए थे, तो किसको बनाया गया था? अनूप कुमार रतन को बनाया गया था। देखो ये बनाए गए थे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। गवर्नर ही जो है वो इनकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी करता है, तो गवर्नर का ही नाम यहाँ पर आता है। तो ये गवर्नर अनूप कुमार रतन और गवर्नर, ये आपने ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, गवर्नर ही शपथ दिलवाते हैं। आपको पता है जो भी सरकार सत्ता में आती है, जिसके पास ज़्यादा पार्टी के पास ज़्यादा मेजोरिटी होती है, उसी के मुख्यमंत्री जो है गवर्नर को बनाने पड़ते हैं। ये है मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके द्वारा PGT की पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं, जिसके द्वारा एलाइड सर्विसेज की पोस्टें निकाली जाती हैं, HAS की पोस्टें निकाली जाती हैं। उसके जो मेंबर होते हैं ना, वो भी गवर्नर ही जो है वो अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखें। और जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आपने क्या ध्यान रखना है कि ये गवर्नर अपॉइंट नहीं करते, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट अगर गवर्नर नहीं करता तो कौन जो है वो अपॉइंट करता है, ये भी तो पता होना चाहिए कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो किसके द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश के? चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के हैं जस्टिस MS रामाचंद्रा राव, इनका नाम भी ध्यान रखना है आपने। और जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ पर इनका रेजिडेंस है, उस बिल्डिंग का नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग। और जहाँ पर आपने ध्यान रखना है हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है ना, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। तो रेवेंसवुड, और तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एलाइड जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो शेड्यूल्ड वे में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। एक और टेस्ट सीरीज जो है हमने प्रोवाइड करवाई है, आप अवेल कर सकते हैं उन सभी टेस्ट सीरीज़ को। एज पर शेड्यूल अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब देखिए आप कैसे अवेल करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर लिंक से अगर आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए allexam31@gmail.com करके जो है हमारी ईमेल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो टेस्ट सीरीज़ हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी दिया गया है। वैसे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, पर
शर्त एक ही है कि आपको अपनी ईमानदारी के साथ वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको फ़ायदा होगा उसका। अगर आप अपने साथ ईमानदार रह के प्रैक्टिस करेंगे तो एलाइड जैसे एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके साथ छोटे एग्ज़ाम और भी कवर हो जाएंगे अगर ईमानदारी के साथ करते हैं। 143 देखें, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, ये आप गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है ना, उनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास जो है वो उनका नाम है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रघुराम राजन पहले गवर्नर रह चुके हैं, अभी नहीं है। शक्तिकांत दास जो है ये गवर्नर है। और गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। और शक्तिकांत दास जो है वो इसके गवर्नर हैं। 25th नंबर के ये गवर्नर हैं, 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हैं। प्रेजेंट टाइम में सर्व कर रहे हैं, अभी भी यही है। उस टाइम पेपर हुआ था तब भी यही थे, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो निर्मला सीतारमण के पास है। तो निर्मला सीतारमण जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी पता होना चाहिए। अनुराग ठाकुर हिमाचल से हैं, तो ये मंत्री हैं। ये कौन से मंत्री हैं? ये है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, ये आप नोट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो सिक्योरिटी अलायंस। नाटो चर्चा में आया जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो नाटो चर्चा में आया क्योंकि नाटो यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था, रशिया चाहता था कि ना ज्वाइन करें। और उसके बाद जो था, जब यूक्रेन ने हामी भरी तो रशिया ने अटैक कर दिया और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अच्छा, हुआ इस तरह से, तो 31st मेंबर बना है अभी फिनलैंड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। फिनलैंड जो है वो 31st मेंबर बना है नाटो का। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, स्टिल इतना रेलिवेंट है नहीं, परंतु कई बार फिर भी आपको पता है कि याद रहनी चाहिए चीज़ें, आपको भूलनी नहीं चाहिए, पूछ लिया जाए अगर। परंतु यहाँ से जो एक चीज़ रेलिवेंट है और रेलिवेंट रहेगी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी लंबे टाइम तक, वो क्या है? वो है नाटो। नाटो का पूरा नाम क्या है? पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा। ये तो क्लर्क जैसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो का पूरा नाम क्या है। एन स्टैंड फॉर नॉर्थ, नॉर्थ इसका पूरा है। ए स्टैंड फॉर अटलांटिक, ये आपने ध्यान रखना है, अटलांटिक। और टी स्टैंड फॉर ट्रेटी, TREATY। और ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी? नाटो की 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको कि नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। जिसको लेकर इतना सब कुछ हुआ वो उसका हेडक्वार्टर ही पता ना हो। तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है वो स्थित है। बेल्जियम कंट्री आपने ध्यान रखनी है, और एग्जैक्टली बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जो है वो उसका हेडक्वार्टर स्थित है। ये नोट करें, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द साउथर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज। तो बोलते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान के जो दक्षिणी भाग है ना, उनको क्या कहा जाता है? उनको कोरोमंडल कोस्टल प्लेन कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट आपने ध्यान रखना है। तो साउथर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज कोरोमंडल प्लेन, ये आपने ध्यान रखना है। कोरोमंडल कोस्टल प्लेन उनको कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोस्टल ट्रैक्ट हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, उनको क्या कहते हैं? तो कोस्टल जो ट्रैक्ट है ना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, उनको कोरोमंडल कोस्ट ही कहा जाता है। ये एक ही बात है, बस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर जोड़ दिया गया, साउथर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हटा दिया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो कोस्टल ट्रैक्ट हैं उनको कोरोमंडल ही कहते हैं। कई बार एग्जामिनर को और भी आसान करना हो क्वेश्चन तो वो पूछ लेता है कि तमिलनाडु के कोस्ट जो है वो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। ये कन्याकुमारी और फाल्स दिव्य पॉइंट के बीच में जो है वो आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी हैं, इतने भी बहुत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146। बोलते हैं व्हाट इज़ रूअर ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत का जो रूर है वो क्या है? रूअर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन बी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो सही आंसर आ जाएगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ना, इसको रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ से क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं? बड़ी बात यह है कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो ज़्यादा पार्ट किसका कवर करता है? तो ये झारखंड का जो है वो ज़्यादा पार्ट कवर करता है, ये आपने ध्यान रखना है। और अदर स्टेट भी अगर ये कवर करता है तो वो कौन से हैं?
तो बिहार का थोड़ा थोड़ा पार्ट, उड़ीसा का थोड़ा थोड़ा पार्ट, वेस्ट बंगाल का थोड़ा थोड़ा पार्ट, छत्तीसगढ़ का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है ये कवर कर लेता है। मुख्य रूप से झारखंड का करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ना, ये नॉर्थ ऑफ महानदी रिवर बेसिन में स्थित है और ये मुख्य रूप से ना ग्रेनाइट और गिनीस रॉक से जो है वो बना हुआ है। ये इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर काफ़ी कम बारिश जो है वो होती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। मिनरल्स के कारण और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ ऑफ महानदी रिवर बेसिन के जो है वो स्थित हैं, तो महानदी के बारे में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महानदी जो है वो निकलती कहाँ से है। तो महानदी अगर निकलती कहाँ से है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये छत्तीसगढ़ के पर्वतों से जो है वो निकलती है। छत्तीसगढ़ में कहीं से निकलती है, धमतारी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में जहाँ से ये एग्जैक्टली निकलती है। बस छत्तीसगढ़ आप याद रख लेना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहीं से। हो गया जी क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है 147 का ऑप्शन बी जो है वो जेनेवा सही आंसर हो जाएगा। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलो सही बात है। सॉरी, बात की गई है ना यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। अब इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में जो है वो की गई थी। मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोला है। अब मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही स्थित है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1995 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर वर्ल्ड ट्रेड का भी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल का भी, मौसम विभाग का भी और जो ट्रेड करता है उसका भी जेनेवा में ही स्थित है। स्थापना अलग अलग है, तो स्थापना आपने नोट करनी है कि कब कब जो है वो इनकी स्थापना जो था वो हुई थी। जेनेवा हेडक्वार्टर सेम है। फिर से बोल रहा हूँ कि जेनेवा हेडक्वार्टर दोनों का सेम है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है फरवरी महीने में कब मनाया जाता है। फरवरी 2 को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डे अगर आपको याद हैं तो अभी कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम से पहले सारे के सारे डेज हो जाएगा वहाँ से कवर ये क्वेश्चन। बोलते हैं हु इज़ करंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूनाइटेड नेशन के टोटल मेंबर होते हैं 15 में से 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट 2 साल के लिए चुने जाते हैं, परमानेंट तो परमानेंट ही हुए। परमानेंट मेंबर्स में चाइना आ जाता है, US आ जाता है, रशिया आ जाता है, रशिया के अलावा UK आ जाता है, UK के अलावा फ्रांस यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैपिटल्स के बारे में। बोलते हैं द कैपिटल ऑफ UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल जो है वो पूछी गई है। कैपिटल कहाँ पर है जी, UAE की। तो UAE की कैपिटल जब आपसे पूछी गई है तो आबू धाबी में इसकी कैपिटल है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आबू धाबी में इसकी कैपिटल है। और हम यहाँ से जानते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे फैक्ट को क्लियर कर देगा। खासकर कैपिटल्स के बारे में क्वेश्चंस गलत फिर नहीं होंगे आपके। मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहाँ पर भी तो मैंने डाला था ना फीफा के बारे में, तो उस तरह के मैं पॉइंट्स में अब धीरे धीरे चीज़ें डाला करूँगा। वो चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी डाला करेंगे और याद रहा करेंगी फिर आपको। तो व्हाट्सएप पे 2 पार्ट वैसे हो चुके हैं, इंडिया जीके के, इंटरनेशनल जीके भी आप कह सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और HP जीके का भी हम वहाँ पर माइंड मैप जो है वो डाल चुके हैं, उनको वहाँ पर देखना। अभी हम बात करते हैं कैपिटल्स की। अगर हम बात करें रियाद किसकी कैपिटल है, तो रियाद यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। रियाद जो है वो सऊदी अरबिया की कैपिटल है। इसी तरह कतर की कैपिटल ध्यान रखनी है, दोहा जो है वो कतर की कैपिटल है। आपने ध्यान रखनी है यहाँ से कैपिटल फिलीपींस की, मनीला जो है वो फिलीपींस की कैपिटल है। आपने UAE के बारे में तो ध्यान रख लिया कि UAE की कैपिटल आबू धाबी है, परंतु यहाँ की करेंसी क्या है, तो धीरम यहाँ की करेंसी है। धीरम करेंसी ज़रूर ध्यान रखें। और इसी तरह हमने जाना सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद है और यहाँ की करेंसी है रियाल। रियाल यहाँ की करेंसी हो गई। कतर की करेंसी क्या है, कतरी रियाल करके ही जो है वो इसकी करेंसी है। फिलीपींस की कैपिटल जो है वो क्या है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, परंतु इसकी करेंसी है पीसो इसकी करेंसी है। ये आपने ध्यान रखना है। 3-4 बहुत है ना, यही याद रह गए तब भी बहुत है एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो फिर यहाँ से मिल भी जाती है।
क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही ना क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं कैसे ना कैसे करके। चलो एक बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो इंडिया की लोकसभा है ना, लोकसभा इंडिया की ही हुई लोकसभा जो है ना, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, सबसे पहले नंबर के फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो था वो कौन थे, वो आपने कमेंट करके बताना है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा पूछ रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर आपको पता है, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।